नमस्कार, मैं हूं पूजा से। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो वहीं उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। दिल्ली दौरे पर आज भी रहेंगे सीएम धामी। कैबिनेट बैठक में जल्द होगी फेरबदल। केंद्रीय हाईकमान से मिली रही हरी झंडी। अभी भी हो सकता है कैबिनेट विस्तार। धामी मंत्रिमंडल में खाली है अभी भी 4 सीटें। धामी कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल। केंद्रीय हाईकमान से मिली अब हरी झंडी। तो वहीं आपको बताते चले, कैबिनेट में जल्द होगा फेरबदल। हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं धामी मंत्रिमंडल में खाली हैं अभी भी 4 सीटें। अब कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं अब तेज हो चुकी हैं, जहां दिल्ली दौरे पर आज भी रहेंगे सीएम धामी। अब कभी भी हो सकता है कैबिनेट विस्तार। केंद्रीय हाईकमान से मिली हरी झंडी। कभी भी हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज। केंद्रीय हाईकमान से मिली हरी झंडी। धामी मंत्रिमंडल में खाली है अभी भी 4 सीटें। केंद्रीय तो वहीं हाल ही में पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। उन्होंने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धाम तपो पर्यटन पर जोर दिया। साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को दे गए। एक और जहां पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पीएम का उत्तराखंड से लगाव है। उत्तराखंड को उनसे विशेष स्नेह मिला है। विनोद चमोली ने कहा कि पीएम मोदी ने केदार घाटी से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि उत्तराखंड में डेवलपमेंट को आगे ले जाने में के काम को पीएम ने अपने हाथों में ले रखा है। उत्तराखंड को उनका विशेष स्नेह मिला है और एक नारा भी हमने दिया था कि अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और ये उत्तराखंड को निरंतर संवारते जा रहे हैं। और उन्होंने ये जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, ऐसा करके भी केदार भूमि से उन्होंने ये घोषणा की है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उत्तराखंड के डेवलपमेंट को, उत्तराखंड को आगे ले जाने के काम को उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। और वो समय समय पर यहाँ पर आकर हमको एक तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमको दिशा देने का काम करते हैं, और मात्र दिशा ही नहीं देते तो जो केंद्र से जो मदद होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाने में जो सहयोग होना चाहिए, वो भी भरपूर करते हैं। ये उत्तराखंड के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मोदी जी का जो आशीर्वाद हमको प्राप्त है, तो कई बार तो ये भी नहीं समझ में आता कि मोदी जी गुजरात से, ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के ही व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धाम तपो पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि साथ ही कई सौगातें उत्तराखंड को पीएम मोदी दे गए हैं। एक और जहां पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस सरकार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इसे उत्तराखंड का सौभाग्य बता रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हर्ष खनेरा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हर्ष, क्या है ये पूरा मामला? माफ कीजिएगा, आपकी सवाल नहीं मिल रहा। ये उत्तराखंड, पीएम मोदी आए, उत्तराखंड को कई सौगातें दी, लेकिन कांग्रेस अभी भी हमलावर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा था और तमाम बातें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हुई हैं, चाहे तीर्थाटन की बात हो, चाहे पर्यटन की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये मानना है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ के, वो आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। युवा अन्य राज्यों का रुख कर रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी उनकी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सरकार इसके लिए कोई प्लान नहीं बना पा रही है ताकि किस तरह से यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। हालांकि प्रधानमंत्री आए थे और एक पर्यटन की दिशा में नई बात उन्होंने कही है
और जिस तरह से चाहे वो औली की बात हो, चाहे वो धनौल्टी की बात हो, मसूरी की बात हो, तमाम जो क्षेत्र हैं वो पर्यटन से जुड़ सकें। गढ़वाल और कुमाऊं को पर्यटन से, तीर्थाटन से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, ताकि यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके। इसी तरह में उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत हो सके, तो इस दिशा में काम भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के जहां विपक्ष की शिकायत है, विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि जो उम्मीद प्रधानमंत्री के दौरे से थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर हम जोशीमठ की अगर बात करें, चमोली जिले की बात करें, या फिर हम जो केदारनाथ की बात करें, तो सोनप्रयाग से जो केदारनाथ में जो रोपवे का जो निर्माण होने जा रहा है वो एक बहुत सराहनीय काम माना जा सकता है, क्योंकि इससे न केवल सिर्फ इस क्षेत्र को बल्कि दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं सुविधाएं मिल पाएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम हेमकुंड साहिब की अगर बात करें, पूजा, तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब में जो यात्रा होती है, इसके अलावा टूरिज्म के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो दूसरी तरफ फूलों की घाटी है, तो कहीं न कहीं फूलों की घाटी से भी जो तीर्थ यात्री हैं उनको जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सकें। तो कहीं कहीं जो सरकार का जो मंशा है, सरकार का जो मानना है वो इस तरफ है कि किस तरह से लोगों को रोजगार के आयाम मिल सकें और लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। दूसरे अगर कांग्रेस की अगर बात करें, तो कांग्रेस कहीं न कहीं इस बात को लेकर के कह रही है कि अभी तक भी जो सरकारी जो विभाग हैं उनमें जो पद खाली हैं उन पर पद सृजित नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी इस हद तक बढ़ी है कि लोगों को अन्य राज्य का रुख करना पड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है। जी हर्ष, पीएम मोदी के इस दौरे से उत्तराखंड में क्या खास रहा? देखिए, प्रधानमंत्री दौरा था और ऐसे में हर्षल की अगर बात करें, उत्तरकाशी क्षेत्र की अगर बात करें, तो क्योंकि ये पूरे जो इलाके हैं ये सीमावर्ती इलाके हैं और यहाँ से जो देश की जो अंतिम सीमा है वो उसे टच करती है, तो दूसरी तरफ इसे रोजगार से जोड़ने के लिए चाहे यहाँ के व्यवसायिक लोग हों, चाहे वो किसान लोग हों, उनकी आर्थिकी किस तरह से मजबूत हो सके। क्योंकि अगर भी आप देखा पूजा कि कहीं भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है और खासतौर पर टूरिज्म क्षेत्र में, तो वहां पर निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में जो देश विदेश से जो यात्री होता है, देश विदेश से जो टूरिस्ट होता है वो पहुंचता है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पहले ही दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम गौमुख की बात करें, गंगोत्री क्षेत्र की बात करें, यमुनोत्री क्षेत्र की बात करें, हर्षल की बात करें, उत्तरकाशी के उन इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर किस तरह से टूरिज्म को के साथ साथ जो चारधाम से जुड़े जो लोग हैं, चाहे यात्री हों, उनको किस तरह से यहाँ पर और ज्यादा बड़ी संख्या में लाया जाए। शीतकाल जो यात्रा हुई है इस समय की अगर बात करें, तो इस समय शीतकाल की जो यात्रा थी उसके लिए न्योता मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजा गया था। और इस बार जो प्रधानमंत्री का जब यहाँ पे दौरा हुआ है, तो बिल्कुल इस दौरे को इस तरह से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा टूरिज्म बढ़ने की दिशा में संभावना बढ़ रही है। जी शुक्रिया हर्ष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भी भारी हलचल मचाई हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा, यह विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उन्होंने कहा वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, बोलने की सब चीजों को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तो वहीं सचिव उत्तराखंड शासन और रजिस्ट्रार जनरल डी.वी. प्रश्नमुगा हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार और सबसे रजिस्ट्रियों के साथ यूसीसी क्रियान्वयन से संबंधित बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी रजिस्ट्रार जनता के फैमिली ट्रेलर के रूप में काम करें, फैमिली सिलेटर के रूप में काम करें।
आवेदन पत्र में किसी भी गलती को तुरंत स्पष्ट करें और उसे रद्द न करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने आपको बताते चले नागरिक संहिता का गहन अध्ययन करने का आग्रह किया, जबकि ई रजिस्ट्री आपको बताते चले मैनेजर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने बताया कि जनपद में सब रजिस्ट्रार और 12 रजिस्ट्रार कार्यरत हैं। साथ ही रजिस्ट्रार एवं सब रजिस्ट्रारों की यूसीसी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अहम सुझाव प्रस्तुत किए। तो वहीं तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा संस्कृत भाषा के विरोध और फंडिंग को लेकर दिए गए बयान पर हरिद्वार स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री और अन्य शिक्षाविदों ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयान करार दिया है और इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। साथ ही अन्य प्रोफेसरों ने भी इस बयान पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि भारत संस्कृति के बिना अधूरा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं उनसे संस्कृत के मंत्रों का उपयोग किया जाता है। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जड़ें संस्कृत में हैं। इस बयान ने न केवल तमिलनाडु में बल्कि उत्तराखंड में भी संस्कृति के महत्व पर चर्चा को फिर से जन्म दिया है। देववाणी के रूप में मानी जाती है और प्राचीनतम भाषा मानी गई है। जो इसमें हमारे आचार व्यवहार और प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए जितनी पॉजिटिविटी के साथ इसमें बताया गया वो हमको लगता है दूसरी किसी भाषा में नहीं है। बाद की भाषाओं में उसी से अनुसरण करके लिया गया है। हम कहते हैं ना कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः है। ऐसी शिक्षा हमारी संस्कृत भाषा ही देती है कि वित्त के पीछे आज दुनिया जो है पागल है। वित्त जिसे धन कहते हैं, तो धन तो आता और जाता है, हमारी संस्कृत भाषा बता रही है। जिस किसी ने भी संस्कृत भाषा का विरोध किया है और कहा है कि संस्कृत भाषा के लिए सरकार जो है व्यर्थ में धन खर्च कर रही है, जो कि सरासर गलत है। भारतीय संस्कृति के भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, तो भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं संस्कृत और संस्कृति। उसके संरक्षण के लिए यदि सरकार धन खर्च कर रही है तो उसे खर्च करना चाहिए, पर किसी का भी ये कहने का अधिकार या फिर ये कहना उचित नहीं है कि संस्कृत पर जो है जो खर्च किया जा रहा है वो फिजूल का खर्चा है। भारत की पहचान जो है भारत की संस्कृति से है, भारत के संस्कारों से है। तो इसीलिए जो भी लोग ये कह रहे हैं ये अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हैं। तो वही थाना मुनिकीर्ति में चरस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने बताया कि टिहरी पुलिस ने पूरे जनपद में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुनिकीर्ति और सीआईयू के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना मुनिकीर्ति और सीआईयू टिहरी गढ़वाल की संयुक्त टीम के तहत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त रविंद्र सिंह को अवैध रूप से चरस की तस्करी करते हुए भद्रकाली मुनिकीर्ति की रेती क्षेत्र में से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चरस बरामद की गई। वहीं आरोपी आदित्य ने से पूछताछ के दौरान बताया कि चरस को पहाड़ी क्षेत्र से लाकर मैदानी क्षेत्र में बेचे जाने की बात बताई जा रही थी। वहीं अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी एक विशेष अभियान चलाकर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है। और उसी क्रम में हमारी जो टिहरी गढ़वाल की पुलिस है, एसओजी की टीम है, इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 6 किलो से अधिक चरस के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से उत्तरकाशी का रहने वाला है। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और 2 बार एनडीपीएस के केस में ये जेल भी जा चुका है। तो एक बहुत बड़ी रिकवरी है। अभी तक के टिहरी गढ़वाल के इतिहास में सबसे अधिक मात्रा में चरस की ये रिकवरी की गई है और हमारा लगातार प्रयास है कि जो भी मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उस पर काम करते रहें और देवभूमि को हम कैसे ड्रग्स फ्री बना सकते हैं इस दिशा में सार्थक कदम करें। ये कहां से लाई जा रही है और कहां सप्लाई होगी? देखिए, उत्तरकाशी का रहने वाला है। इससे जो पूछताछ की गई है तो अभी तक जानकारी में आया है कि उत्तरकाशी से लेकर आ रहा था। इन सभी पहलुओं पर अभी आगे इन्वेस्टिगेशन की जानी है कि एग्जैक्टली किससे लेकर आ रहा था, किसको आगे सप्लाई की जानी थी, वो सभी इन्वेस्टिगेशन कर।
तो वहीं हरिद्वार पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत कोतवाली ज्वालपुर पुलिस ने नशा सामग्री तस्करी पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्कर विशाल के पास से 5.30 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से पुलिस की कड़ी और प्रभावी रोकथाम की प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई है। तो वहीं गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी विशाल के खिलाफ NDPS एक्ट के पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार में नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि नशा तस्करी को जड़ से उखाड़ा जा सके और समाज में सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। नशा तस्कर विशाल गिरफ्तार, पुलिस उठा रही नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम। $530 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसके बाद नशा तस्कर विशाल को गिरफ्तार किया गया। नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। तस्कर को गिरफ्तार करने के बाद जांच पड़ताल की गई, उसके बाद न्यायालय में समक्ष उसे पेश किया गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना महिला सारथी की शुरुआत की। राज्य की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने महिला सारथी योजना की पहली सवारी बनकर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 10 ई-स्कूटी, 2 ऑटो रिक्शा और 2 ई-टैक्सी कार की शुरुआत की गई है, जो महिलाओं को रोजगार देने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाएं सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। साथ ही ये योजना उत्तराखंड के महिला उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी साबित होगी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है। नई उत्तराखंड की महिला बनेंगी अब आत्मनिर्भर, मंत्री रेखा आर्या ने कहा। साथ ही उन्होंने महिला सारथी योजना की शुरुआत भी की। मंत्री रेखा बनी योजना की पहली सवारी, उत्तराखंड की महिला बनेगी आत्मनिर्भर, महिला सारथी योजना की शुरुआत की। साथ ही मंत्री रेखा आर्या बनी पहली सवारी योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की कई कड़े कदम उठा रही है सरकार। तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए डायरेक्ट सेलिंग महिला उद्यमिता शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को सम्मानित किया और साथ ही संबोधित भी किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 के इस शानदार आयोजन में मंच पर आसीन माननीय सांसद और आप सबके बीच के आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के वाइस चेयरमैन श्री विनय रोहेला जी, अध्यक्ष ATSCI, जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, जिनकी प्रेरणा से लाखों लाख बहनें आज रोजगार और स्वरोजगार को अपना रही हैं, भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी, संदीप जी और सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश भर से। अभी मुझे बताया डॉक्टर संजीव जी ने कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बहनें इसमें
आई हुई हैं। मैं सबसे पहले तो CAIT के एवं ADSEI द्वारा आयोजित इस डायरेक्ट सेलिंग वुमेन इंटर्नशिप समिट में देश के कोने कोने से आई आप सभी उद्यमी बहनें जो अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी, आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन में अपने दम पर कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाली आप सभी बहनों के बीच में आकर मुझे आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSEI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSEI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।